फ्यूज़न और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और जो हम विदेशी संगीत पाश्चात्य संगीत बोलते हैं उसको किस तरीके से देखा। मेरी फर्स्ट सिनॉप्सिस तो रिजेक्ट हुई थी क्योंकि वो मैंने फ्यूजन म्यूजिक पे ही रखी थी। सुर तो साथ ही होते और किस तरीके से उन्हें अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है अलग अलग संस्कृतियों में। तो आप लोगों ने जो कल वंदे मातरम को यहाँ पर परफॉर्म किया और किस तरह अलग अलग भाषाओं में आपने तैयार किया? हम लोगों ने इसमें बहुत गहरी रिसर्च की थी पहले। बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में गाना। आप नृत्य से भी जुड़ी रही हैं, एक लड़की जो पंजाबी परिवार से आती है, सिख परिवार से, कैसे यू हैव टू इंस्पायर फॉर यू लर्न अ कथक म्यूजिक डांस? कि हम लिटरेचर से और म्यूजिक से सारी कलाओं से जुड़े रहें। ये कलाएं ही हमें इंसान बनाए रखती हैं। बोल उठेगी फिर मेरी तस्वीर वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम। उद्दंत मार्तंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और अक्सर एक बड़ा शेर जो लता ताई कई बार गुनगुनाती थी, जिसमें हरीश भाई जब मंच पर संचालन करते थे और मैंने भी कई बार लता ताई, आशा ताई के बहुत करीब से देखने का, उनके साथ कई बार मंच शेयर करने का और उनके इंटरव्यूज़ करने का सौभाग्य मिला। ताई के वो शेर जो अक्सर वो गुनगुनाती थी और उनकी दो इच्छा थी, शायद वो अधूरी रह गई। पहली उनकी इच्छा थी कि जब राम मंदिर बने तो मैं रामलला के सामने गाऊँ। और आज जिस कला के मंदिर में बैठा हूँ, दिस इज़ टेम्पल फॉर मी। मैं एक बार गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाता, लेकिन मैं भारत भवन ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कला का मंदिर है। और इसी कला के मंदिर भारत भवन में लता ताई की इच्छा थी कि कभी परफॉर्म करें, क्योंकि वो बहुत क्लोज थी भीमसेन जोशी और तमाम क्लासिकल जितने भी संगीतकार थे, क्योंकि उनका जीवन संघर्षों में बीता। तो ताई का जो शेर था कि आँख मिलते ही कोई गीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, और दफन होती हैं करवटें हजार रातों की, तब कहीं जाकर संगीत जन्म लेता है, संगीत जन्म लेता है। सो म्यूज़िक इज़ अ गॉड, म्यूज़िक इज़ अ सोल। ऐसी एक पर्सनालिटी जो कि आज ये जो मौका है, जो वीर भारत न्यास और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय मिलकर हिंदी पत्रकारिता के 200 सालों को यहाँ पर जिसकी शुरुआत की थी उद्दंत मार्तंड युगल किशोर शुक्ल जी ने, उसके बारे में ताकि नई पीढ़ी जान सके, एक 3 दिवसीय विमर्श शुरू किया। लेकिन इस विमर्श में बहुत सारे आयोजन हैं, जिसमें देश विदेश के मनीषी, विदुषी, पत्रकार पत्रकारिता पे, समाज पे, अध्यात्म पे बात कर रहे हैं। लेकिन कल एक अनूठा आयोजन हुआ। अनूठा इसलिए कहूँगा कि हाल ही में जिस तरीके से उद्दंत मार्तंड को 200 साल पूरे हुए हैं, उसी तरीके से एक बड़ा हम कहें गीत वंदे मातरम, जिसने अपने 150 साल पूरे किए हैं और हाल ही में बंगाल के इलेक्शन के बाद जो जीत हासिल की है, उसके बाद सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लिया कि अब वंदे मातरम जनगण मन राष्ट्रीय गान से पहले गाया जाएगा। और उसके लिए कुछ लॉज उन्होंने सेलेक्ट किए, कुछ बायलॉज सेलेक्ट किए, और जो इसका अपमान करेगा उसको सज़ा होगी। तो हम सब के लिए गौरव की बात है कि कला के मंदिर में कल हमने उसी वंदे मातरम को उसी शिद्दत के साथ भोपाल के कुछ कलाकार, जो जिनका मैं नाम अभी आपके सामने जाहिर करूंगा, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ निभाया और अलग अलग भाषाओं में उसी तरीके से गाया। ऐसा लगा कि जैसे हम कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन वो लाइव प्रोग्राम था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मध्य प्रदेश के हृदय भोपाल में बसे हुए, उस भोपाल के बीच में एक छोटी सी जगह, मैं कहूँगा कि छोटी सी जगह इसलिए कहूँगा कि भारत भवन जगह छोटी है, लेकिन इसका कद बहुत बड़ा है। यहाँ कल उन्होंने परफॉर्म किया। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर वीनस तरकसवार जी, जो खुद संगीत विदुषी हैं, गायिका हैं, कंपोज़र हैं और मध्य प्रदेश सरकार के कितने आयामों में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और कहते हैं कि हम सफ़र रंग सफ़र होता है। जी हाँ, आपके जो हस्बैंड हैं, या कहें कि रंग सफ़र हैं, संगीत के जो आपके साथी हैं, वो भी उमेश तरकसवार जी, जो खुद म्यूज़िक कंपोज़र डायरेक्टर हैं। कई फिल्मों में आपका योगदान रहा, कई सीरियलों में आपने योगदान दिया, लेकिन उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी आयाम, रेडियो कोई भी प्रोग्राम, या मैं कहूँ कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो सबसे पहले आपको याद किया जाता है, क्योंकि आप खुद इसी भारत भवन में, इसी कला के मंदिर में आपने रंगमंडल को जिया है, आपने कारण साहब को देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीनस जी आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो चूँकि बात हो रही है हिंदी पत्रकारिता की, संगीत की, तो वंदे मातरम से हम शुरू करते हैं कि जो वंदे मातरम है, जो आपने, उमेश जी ने और आपका पूरा परिवार कहें कि बेटा कबीर भी इसमें इन्वॉल्व था, और जिस तरीके 30 लोगों ने कल परफॉर्म किया, तो वंदे मातरम तो चूँकि लिखा गया, गाया गया, फिर अब फिर से एक उसको एक
उस तरीके से मान्यता और सम्मान मिला 1.5 साल होने पे। जी। तो जो कहते हैं कि अलग अलग भाषाओं में गाना एक चैलेंज है। ताई भी कहती थी, लता ताई या तमाम लोगों के मैंने इंटरव्यू बोलती कि मैं कई भाषाओं में गाती हूँ लेकिन मुझे हर बार डर लगता है। हिंदी में गा सकती हूँ लेकिन जब मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम या उर्दू में बोलती हूँ तो मुझे बहुत उसके रियाज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो आप लोगों ने जो कल वंदे मातरम को यहाँ पर परफॉर्म किया, जी। इसकी तैयारी के बारे में बताइए। किस तरह रिसर्च की और किस तरह अलग अलग भाषाओं में आपने तैयार किया, और इससे पहले शायद आपने 2 ही 3 भाषाओं में परफॉर्म किया, लेकिन कल तो उर्दू, फारसी और अलग भाषाओं में। जी बिल्कुल, कल का हमारा परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ख़ास था इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत अलग अलग भाषाओं में किया और हम लोगों ने इसमें बहुत गहरी रिसर्च की थी पहले। और ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में गाना। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम गाते ही आ रहे हैं, बचपन से घर घर में बोली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें बंगाली की, मलयालम, स्पेशली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उसे गाने में उतारना, मतलब सुर के साथ और प्रोनाउंस भी सही करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो रिसर्च में ये शुरुआत हमने ऐसे ही की कि अलग अलग एक्सपर्ट्स से हमने राय ली इस पे, और जो हम कर रहे थे उस पे भी कंसल्टेशन लिया कि क्या हम सही गा पा रहे हैं कि नहीं, उस शब्द को सही बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद क्योंकि अब इस चीज़ को दूसरे को सिखाना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। खुद जब आप सीख जाते हैं, लेकिन फिर अब उसको सिखाना, तो पूरी टीम जो हमारी 30 लोगों की टीम थी, तो सब ने इसमें इतना कोऑपरेट किया है, इतने डेडिकेशन के साथ। सब रियाज़ के समय पे आ जाते थे, और टाइम देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, डिसिप्लिन के साथ टाइम देना। राइट। और वो सब ने किया, और उसका ही जादू था शायद कल जो चल गया, और बहुत पसंद किया लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बिल्कुल, चूँकि आपकी यात्रा संगीत से जुड़ी है, लेकिन संगीत से पहले जितना मैं जानता हूँ आप नृत्य से भी जुड़ी रही हैं। जी। आपने देश की प्रख्यात नृत्यांगना कथक उमा डोंगरा जी से आपने तालीम ली। जी, बिल्कुल। नूतन कॉलेज से आपने अपनी शिक्षा पूरी की। आपके माता पिताजी भी कहीं ना कहीं संगीत और लिटरेचर से जुड़े रहे, हर प्रोग्रामों में रहते हैं, मैंने देखा आपको शुरू से। तो मुझे उस यात्रा का बताइए कि जो एक लड़की जो पंजाबी परिवार से आती है, सिख परिवार से, कैसे वो डांस और कैसे वो आपका जो शुरुआत, जैसे कहते हैं ना कि बीज जहाँ से अंकुरित हुआ, कैसे यू हैव टू इंस्पायर फॉर यू लर्न अ कथक डांस एंड देन यू हैव टू बी इनटू अ म्यूजिक। ज़रूर। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अपनी मम्मी का, क्योंकि मम्मी मेरी लिटरेचर में रही हैं हमेशा, और आर्ट्स को बहुत उन्होंने महत्व दिया है हमेशा। हमारी अपब्रिंगिंग में, मैं और मेरा भाई दोनों की अपब्रिंगिंग में ये बहुत उन्होंने ख्याल रखा कि हम लिटरेचर से और म्यूज़िक से, सारी कलाओं से जुड़े रहें, क्योंकि मेरी माँ का ये कहना था कि ये कलाएं ही हमें इंसान बनाए रखती हैं। बिल्कुल। तो ये बात धीरे धीरे समझ में भी आने लगी कि कितना ज़रूरी होता है कला से जुड़े रहना, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो सबसे पहले तो कथक से ही शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि कथक संगीत पे ही आधारित होता है और शास्त्रीय संगीत पे आधारित होता है, बिल्कुल, 32 शोबे। तो मैं धीरे धीरे गुनगुनाने लगी थी। इसी के साथ साथ मेरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी शिक्षा प्रारंभ की उन्होंने। गुरु स्वामी सिद्धराम कोरवार जी से मैंने शिक्षा ली है शास्त्रीय संगीत की। फिर मैंने नूतन कॉलेज से मास्टर्स किया, एंड देन आगे मैं पढ़ाने वनस्थली यूनिवर्सिटी गई। साथ साथ में मेरी पीएचडी भी चल रही थी, और इस दौरान मैंने दोनों ही कलाओं की प्रैक्टिस काफ़ी जारी रखी। बहुत सारी मुश्किलें आई, क्योंकि कला की प्रैक्टिस करना इज़ नॉट ईजी। आपको खुद को समय देना पड़ता है, अपनी रिसर्च वर्क प्रॉपर रखनी पड़ती है, तब जाके आप 2-3 घंटे निकाल पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल से। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये जारी रखा, पर असली जो जर्नी शुरू हुई वो मेरी पीएचडी के बाद शुरू हुई है, क्योंकि तब जो बारीकियाँ और कला की जो बहुत ही एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं, जो हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, वो बाद में ही शुरुआत होती है। पहले हम एजुकेशनल वे में उसे देखते हैं, लेकिन बाद में हम प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करके सीखना शुरू करते हैं चीज़ों को। तो वो शुरुआत मेरी जो है वो रिकॉर्डिंग्स से शुरू हुई। जब मैंने रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें
इतना सारा समंदर है कला कि अभी शुरुआत हुई है और बहुत कुछ करने की इच्छा है। आज भी मैं जब भी कुछ भी नई चीज़ करती हूँ, जैसे हमने अलग अलग भाषाओं में किया, तो मुझे हमेशा एक बच्चे जैसा ही फील होता है कि हम एक नई चीज़ करने वाले हैं और वो एक्साइटमेंट अलग रहता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ी है। और क्योंकि मेरी मैरिज म्यूज़िक प्रोड्यूसर उमेश तरकसवार जी से हुई, तो वहाँ मेरा सीखना भी शुरू हुआ और साथ में मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन भी जाना और अलग अलग जो म्यूज़िक की फील्ड्स हैं उसको जानना शुरू किया और धीरे धीरे उनके साथ काम शुरू। मुझे लगता है कि शायद बड़ा अच्छा लोग जो कहते हैं पुराने लोग कि म्यूज़िक की कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, देयर इज़ नो बाउंड्रीज। इसलिए शायद आज भी जो म्यूज़िक है अलग अलग कंट्रीज़ का जो फ्यूज़न किया जाता है, आज भी पंजाबी पश्तो जो लैंग्वेज बोली जाती है, आज भी हम बात करते हैं कोक स्टूडियो की, तो जो आज भी वहाँ बुल्ले शाह के और जो करते हैं परफॉर्म, वो शायद आज भी रोंगटे खड़े करें। आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जो आपने रिहर्सल की बात की, डेडिकेशन डिवोशन की बात की, तो चूँकि आपकी साधना, अभ्यास और तालीम थी जिसने आपको प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि आई हैव टू लर्न मोर और मोर, क्योंकि आपने कहा अथाह सागर है। तो मैं इसी से जानना चाहता हूँ, जो आपने पीएचडी का जिक्र किया, आपका पीएचडी का विषय बड़ा रोचक रहा है, क्योंकि जनरली लोग एक विषय में करते हैं, एक सेगमेंट में करते हैं, एक लाइन में, लेकिन आपने तो फ्यूजन और क्लासिकल दोनों को एक कहते हैं कि एक दोनों अथाह समंदर है, इट्स अ वेरी डेप्थ कि पूरा जीवन भी बहुत कम करता है। तो मुझे ये बताइए कि वो पीएचडी, क्योंकि आपने पूरी एक रिसर्च की, एक पूरा आपका थीसिस आपने सबमिट की, क्या निकला, किस तरह की वो पीएचडी थी कि फ्यूजन और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और जो हम विदेशी संगीत, पाश्चात्य संगीत बोलते हैं, कैसा आपने उसको किस तरीके से देखा? दोनों के संगम की बात कई बार वो पुराने जो संगीतकार हैं, स्पेशली जो क्लासिकल म्यूजिक, वो कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि शुद्धता बरकरार रहे। लेकिन समय के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फ्यूज़न, बड़े बड़े जो क्लासिकल म्यूजिक के लीजेंड हैं, चाहे जाकिर भाई से लेकर जितने भी क्लासिकल म्यूजिक, हरिप्रकाश चौरसिया जी, सभी अब उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा अपनी पीएचडी और इसके बारे में। तो ये एक्चुअली ये टॉपिक मेरा इतना इंटरेस्टिंग हो गया धीरे धीरे। मेरी फर्स्ट सिनॉप्सिस तो रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि वो मैंने फ्यूजन म्यूज़िक पे ही रखी थी। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा बचपन जो बीता है वो पंजाबी टेस्ट का था, पूरा वो माहौल था, तो इंग्लिश गाने भी हम लोग बहुत सुनते थे, वेस्टर्न म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, साथ साथ मैं सीख रही थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो ये अपने आप ही एक अंदर से ये चीज़ डेवलप होती गई कि सुर तो साथ ही होते पूरी दुनिया में, और किस तरीके से उन्हें अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है अलग अलग संस्कृतियों में। और ये मैजिक है कि आप एक राग से एक वेस्टर्न सिम्फनी को जोड़ सकते हैं। तो जब मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया, फील किया, अपने इर्द गिर्द सुना, तो मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा कोई टॉपिक मुझे चाहिए। और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरी गाइड प्रोफेसर ईना शास्त्री जी, वनस्थली यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया इस चीज़ पे, क्योंकि मैं बहुत एंथुजियास्टिक थी इसे करने के लिए। और तो मैंने यही सब्जेक्ट चुना, और दोनों का अमेलगमेशन जो 1950s से पंडित रविशंकर से लेकर अली अकबर खान जी से शुरुआत हुई, तो इस तरीके से जो आगे बढ़ता गया, तो ये फ्यूजन कैसे पूरी दुनिया पे छा गया। सब आज के टाइम पे पूरी तरह से फ्यूजन ही हो रहा है हर जगह, तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स तक ये चल रहा है। तो तब से लेकर आज तक जो ये चलता आ रहा है, तो ये टॉपिक मेरे लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा कि मैंने बहुत सारे कलाकारों के इसमें इंटरव्यूज़ लिए और कॉलेजेस में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस दिए, कुछ क्वेश्चनर्स थे, तो इस तरीके से मैंने अपनी पीएचडी आगे बढ़ाई। बहुत सुंदर। तो क्योंकि आपसे बात, बहुत सारा आपके पास इतना अनुभव है, क्योंकि अनुभव मतलब आपने बहुत सारा इतना एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं, बहुत सारे आपने कल्चर डिपार्टमेंट के हों, प्राइवेट एल्बम्स हो, आपने फिल्मी एल्बम हो, बहुत सारे चलते चलते अभी हाल ही में आपने संस्कृति विभाग का एक बड़ा आयोजन, जिसमें आप और आपका पूरा परिवार शरीक था, जिसे कहते हैं, जिसमें हिमानी शिवपुरी जी ने एक्ट किया था, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी, जो नदियों को लेकर था, ताप्ती नदी को लेकर। चलते चलते उसके बारे में, और एक रिक्वेस्ट है कि कोई एक लाइन जो भी आपको लगता है, अगर आप गुनगुना सके, जो भी आपके दिल के करीब हो, पहले ये सवाल एक लाइन गुनगुना, किसके बाद? जी। तो ये आयोजन हमारा जो हुआ था वो
बहुत ही खूबसूरत था। बैतूल के पास ताप्ती नदी जो बहती है उसे ताप्ती मैया कहा जाता है। तो मदर हम समझते हैं, माँ समझते हैं नदी को। तो किस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट इसी पे डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं उस नदी से, माँ समझते हैं। तो और हमने उसमें एक मैसेज ये ज़रूर जोड़ा था कि अगर माँ समझते हैं तो उसे माँ की तरह ट्रीट भी करना चाहिए। तो आज के टाइम पे जो इतना पोल्यूशन और ये सब फैल रहा है उस पर भी एक मैसेज था। तो हिमानी जी ने बड़े प्यार से और बड़े अच्छी तरीके से डायलॉग से सब तक ये मैसेज पहुंचाया और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बच्ची और उनकी जो जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी बच्ची और दादी की, तो वो बहुत पसंद की लोगों ने और रिलेट की अपने आप से। जो म्यूजिक था, आप जिस तरीके से आपने पूरा उसको डिजाइन किया, म्यूजिक भी इसी तरीके से प्रोग्रेस हुआ नदी को लेकर, जहाँ से वो शुरुआत, जहाँ से उसका उद्गम होता है, वहाँ से अंत तक किस तरीके से वो सुबह से शाम तक चलती जाती है। बिल्कुल। जब कोई सामने गायक कलाकार बैठा हो, संगीत से जुड़ा हो, तो उससे बातें कम, शायद संगीत ज़्यादा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी जो गीत आप एक अंतरा गुनगुनाना चाहे। जी, तो आज तो मैं ज़रूर वो गाना चाहूँगी जो मैंने कल यहाँ पर परफॉर्म किया था, उसमें से कुछ लाइनें मैं सुना देती हूँ। जी प्लीज़। जुल्म से गर कर रहा खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी फिर मेरी तस्वीर, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। आई थिंक ये कौमी तराना है जो हर भारतीय को फिर से एक नई जन जागृति देता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब जो सरकार ने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन है। अब ये हर बार जनगण मन से पहले गाया जाएगा, तो हर बार एक जन जागृति और वो जो हमारे देशभक्त जिन्होंने बलिदान दिया है। और आज हम जो बात कर स्वतंत्रता की बात होगी। वीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी जो जर्नी है, जो यात्रा है, जिसे कहें दो आप हम सफ़र बने, दो एक म्यूज़िक से आप जुड़े उमेश जी, फिर कबीर आपकी ज़िंदगी में आया, वो भी म्यूज़िक से जुड़ा। तो आप तीनों जिस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सब के लिए गौरव की बात है। हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।